नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 मई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। फुल कोर्स के अंतर्गत नोट्स, साथ में आपको मासिक करंट अफेयर, उसके वीडियोस और टेस्ट सीरीज मिलेगी। और टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट प्रोग्राम है ये, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं और फुल टेस्ट भी हैं। इसको आप ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। आज की पहली न्यूज अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं प्रसाविका दिवस 2021 की थीम पर है। थीम ही नहीं, इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर इस दिवस की बात करें तो ये दिवस 12 मई को पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी जो थीम है वो नर्स, ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है। 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और ये दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि एक बहुत फेमस नर्स थी। एक अंग्रेजी नर्स थी ये, सोशल वर्कर थी और सांख्यिकी विद भी थी। क्रीमिया युद्ध के दौरान उन्होंने नर्सों के प्रबंधक और प्रशिक्षक के तौर पर भी काम किया था और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापना जो है वो इन्होंने की थी, वो इसकी संस्थापक थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। परिवार दिवस हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई को इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पारिवारिक संबंधों के महत्व को उजागर करना। 2021 में जो ये दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम है परिवार और नई प्रौद्योगिकियां, यानी कि फैमिली और न्यू टेक्नोलॉजी, इनको जोड़कर बात की जा रही है। और ये थीम परिवार और पारिवारिक संबंधों पर जो नई प्रौद्योगिकी है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप सोचिए, आज बहुत बार आप घर की किसी की याद आती है तो तुरंत वीडियो कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, कोई भी मैसेज आप छोड़ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। तो ये प्रौद्योगिकी का ही प्रभाव है कि ये सब संभव हो पाया है, नहीं तो ये संभव कैसे हो पाता। तो इस इन चीजों को डिस्कस करना, इन चीजों पर बात करना जरूरी भी हो जाता है। 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया गया था और सबसे पहले 94 में इसको मनाया गया था, तब से ये मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण एक महीने में 1700 सुअर मर गए। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण 1700 सुअर मारे गए हैं, और कुछ देगा तो वो सही नहीं होगा। आपको दे दी जाए गाय मर गई, आपको दे दी जाए भैंसे मर गई, तो ये नहीं, 1700 सुअर मरे हैं। और ये स्टेट है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मिजोरम। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर इनको हुआ और इसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। और अब मेघालय तक ये पहुंच रहा है, 300 सुअर वहां भी मर चुके हैं। पहली बार 1920 में अफ्रीका में ये स्वाइन फीवर फैला था और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इस बीमारी को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि उन जानवरों को मार दिया जाए जिनको ये हो रहा है, तो उनको खत्म कर दिया जाना ही इसका एकमात्र इलाज है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप इसको क्या टिक करेंगे। जो ये मौसम विभाग है, ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, नागपुर और गुवाहाटी में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है पर्यावरण मंत्रालय, ये गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है और ये मैं ये दिखाना चाहता था आपको कि ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये विज्ञान मंत्रालय के अंतर आता है, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। ये तो अभी वेबसाइट पर मैं सही करवा दूंगा, ये गलत तरीके से लिख गया है क्योंकि ये दिमाग में चल रहा था कि ऐसी ऐसी स्थितियां, ऐसी कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी भारत में मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए किस तरीके का उपयोग करता है। किस तरीके का उपयोग करता है। तो भारतीय जो मौसम विभाग है वो कई तरीकों का इस्तेमाल करता है और वो सारे तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तरीका है सांख्यिकीय विधि, एक तरीका है गतिशील विधि और एक है गतिशील सह सांख्यिकीय विधि। ये तीनों तरीकों का इस्तेमाल कौन करता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस साल केरल के दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत 31 मई से हो जाएगी और आईएमडी
जो है यही घोषणाएं करता है कि कब से मानसून आएगा, भारत में मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपना रहा है, उस पे ये प्रश्न है। लेकिन अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भविष्यवाणी कौन करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सांख्यिकीय पद्धति के तहत मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनकी पहचान की जाती है। अतीत में मानसून की ऐतिहासिक घटना जो हुई हैं, उनसे ये संबंधित होता है। जो गतिशील विधि है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? वायुमंडलीय और महासागरीय परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और गतिशील सह सांख्यिकीय विधि में अनुभवजन्य विधियों का उपयोग करके इसमें आंकड़े जुटाए जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों में इसका व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है। तो भारत में जो भारतीय मौसम विभाग है, वो सांख्यिकीय विधि, गतिशील विधि और गतिशील सह सांख्यिकीय विधि का उपयोग करता है। आपसे पूछा जाए माइस रैन क्या है? व्हाट इज माइस रैन? तो माइस रैन जो है, ये अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, चूहों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ, बहुत तेजी से चूहे बढ़ने लगे, और चूहे जब बढ़ेंगे तो वो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, भंडारित खाद्यान्न को नुकसान पहुंचाएंगे। और इन्हीं जो चूहों चूहों की बढ़ती हुई जनसंख्या है, संख्या है, उसको चूहों की बारिश कहा गया। अंग्रेजी में इसके लिए टर्म जो यूज किया गया, वो माइस रैन है। और इसके साथ ही देश में अगर चूहे बढ़ेंगे तो प्लेग का भी खतरा बढ़ जाएगा, तो प्लेग भी वहां बढ़ गया। यानी कि चूहों की आबादी बढ़ने से कितना नुकसान, जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, बाकी जो समस्याएं ये आ रही हैं, स्वास्थ्यगत समस्याएं आ सकती हैं। तो एक अभी वीडियो जारी हुआ था, सफाई के दौरान चूहों को मशीन से बाहर निकालते हुए उसमें दिखाया गया, और उसको माइसरैन शब्द प्रचलन में आ गया। और चूहों की इस विशाल जनसंख्या वृद्धि से भंडारित जो खाद्यान्न है, उसमें बहुत सारा नुकसान हो गया। ठीक है। और अगर देखा जाए, वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए, तो मानव के बाद कृंतक इस ग्रह पर सबसे सफल स्तनधारी हैं। यानी कि जैसे मानव सबसे सफल है, उसके बाद में जो कृंतक हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, वो सबसे सफल स्तनधारी हैं। और प्रजनन करने वाले चूहों की एक जोड़ी हर 20 दिन में नए चूहों को जन्म दे देती है। एक चूहा आएगा तो आप सोच लीजिए कि 3-4 महीने बाद कितने चूहे हो जाएंगे, है ना? हर 20 दिन में नए चूहों, और एक साथ एक चूहा जन्म नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। 20 दिन में एक चूहा नहीं बढ़ेगा, 5-7 चूहे एक साथ निकलते हैं। अब संख्या तो मुझे नहीं पता है, लेकिन झुंड पूरा रहता है। कभी मैं बताऊंगा, चूहे की एक कहानी मेरे साथ घटित हुई थी, कभी किसी दिन बताऊंगा। बच्चों में किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण एचपीआईवी है? तो एचपीआईवी ये श्वसन रोग से संबंधित है। मानो पैराइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, ये बचपन के श्वसन संक्रमण का प्रमुख कारण बनता है, और वे निमोनिया जैसी 30% से 40% बीमारियों के लिए ये जिम्मेदार होता है। अब ये बच्चों में तो फैलता ही है, बच्चों में निमोनिया एक बहुत खास बीमारी होती है, उस उनको तो प्रभावित करता ही। ये बुजुर्गों में, यानी कि जो एज्ड लोग हैं उनमें, और साथ में ये जितने भी लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनमें भी एक प्रमुख कारण बन जाता है ये विकार का, और उनको भी ये प्रभावित करता है। तो इसलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। और शोधकर्ताओं ने अभी ये पाया है कि प्रोटीन या पेप्टाइड का एक छोटा हिस्सा वो तैयार करने में सफल है, जो मानो पैराइन इन्फ्लुएंजा वायरस को कोशिकाओं से चिपकने से रोक सकता है। तो ये श्वसन रोग का कारक है, इतना ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें हो सकता है बोलिए कौन कौन प्रभावित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल की विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल की है और इनको पुरस्कार मिला है 2021 का। ये हरक सिंह थिस्लेट जो है, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको दिया गया है, और ये खाद्य पुरस्कार है, विश्व खाद्य पुरस्कार इन्होंने मतलब डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को पुरस्कार मिला है, और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। विश्व स्तर का ये पुरस्कार है। मैं थोड़ा सा शायद गलत बोल गया, तो उसको फिर से मैं समझा रहा हूँ कि भारतीय मूल की ये पोषण विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड इनका पूरा नाम है। थिलिस्टेड पुरस्कार में नहीं जुड़ा है, पुरस्कार तो इन्होंने जीता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का, वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है। बांग्लादेश में छोटी देसी मछली प्रजातियों पर इन्होंने शोध किया, और इस शोध के कारण ही, है ना, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण का इन्होंने विकास किया। किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की? पहली बैठक हो रही है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह। और ये बैठक जो हुई है उसकी मेजबानी भारत ने की है। बेरोजगार भी यहाँ सबसे ज्यादा आपको मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग। और
एक्सट्रीमली सॉरी। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा ने, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ थी आज और अभी कुछ थोड़ा सा रिलीफ है, तो मैं जबरदस्ती ये काम कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल रोका गया है, घर वाले भी रोक रहे हैं, डॉक्टर ने भी मना किया है, बिल्कुल बोलने से मना किया है, लेकिन कुछ काम जैसे करंट जो लोग यहाँ से पढ़ते हैं तो उनके लिए करना पड़ रहा है। मेरी आवाज सही से नहीं निकल रही है, मुझे रोक रोक के बोलना पड़ रहा है। तो श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा ने 11 से 12 मई 2021 को आयोजित कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता की है और इसमें उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारिकीकरण करना, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सब बातें इसमें की गई हैं। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया, सबसे अधिक रेमिटेंस इनफ्लो किस देश ने दर्ज किया, तो ये देश है भारत। हर बार यही रहता है और इसका कारण ये है हमारी संस्कृति। हमारे यहाँ के लोग जो कमाने जाते हैं वो लोग अपने घर की चिंता करते हैं, यहाँ पर पैसा भेजते हैं। बाकी देशों के लोग हो सकता है ऐसा ना करते हो, कम करते हो। तो भारत ने 2020 में $83 मिलियन का प्रेषण प्रवाह किया और सबसे अधिक ये है और इसमें पिछले साल की तुलना में महज 0.2% की गिरावट आई है। बाकी कोरोना काल भी रहा है तब भी ये प्रभावित नहीं हुआ है और भारत के बाद चीन है जिसने 2020 में 59.5 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 68.3 बिलियन डॉलर की तुलना में काफी कम हो गया है। और एक देश से दूसरे देश में भेजे गए धन का ये टोटल योग होता है, तो यह व्यवसाय भुगतान या परिवार के सदस्य दोस्तों को भुगतान प्रेषण के रूप में हो सकता है और ये ऐसा लोग करते हैं तो इसको इसमें दर्ज किया जाता है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। बाकी की क्लासें जो प्रभावित चल रही हैं उनको जल्दी मैं लेने की कोशिश करूंगा और आज बहुत खराब दिन रहा पूरा दिन। कभी कभी होता है ना कि आप अपने दर्शन करते हैं, खुद लगता है कि अब आप मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा दर्शन हो जाता है जैसे एक काल का दर्शन हो जाता है, लगता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया। एक ऐसी स्थितियां 2 ढाई घंटे के लिए आ गई, बहुत खराब। लेकिन आप लोगों से कनेक्ट होना भी, आप लोगों से ऐसा इतना लगाव है कि आप लोगों से कनेक्ट हुए बिना भी रहा नहीं जाता है। तो 10-5 मिनट ही सही हम हुए और अभी आराम थोड़ा सा जरूरी है, लोग जैसा डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, घर के लोग भी बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ, इसके लिए सहयोग आप लोगों का चाहता हूँ। आप लोग सहयोग करिए, दोनों चैनल्स पे जो चीज़ें चल रही हैं जल्दी, और हमारी टीम अपना पूरा काम कर रही है और टेस्ट वगैरह जो है वो सब आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे आज का टेस्ट थोड़ा मैंने एक मैसेज डाला था कि थोड़ा लेट से पब्लिश होगा, खैर सब हो गया, टीम काम कर रही है। मैं भी थोड़ा बहुत मैसेज वैसे तो देख ही ले रहा हूँ। तो आप लोग जो भी हैं चीज़ें कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो